नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको पॉलिटी तैयार कराऊंगी जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, उसका तरीका कैसे होगा सुनो ध्यान से। मैंने आपको करवाए 22 भाग, ठीक है जी। 22 भाग के क्या करने हैं आपने, भाग एक लिया उसके आर्टिकल सारे कर लो, भाग दूसरा लिया उसके आर्टिकल सारे कर लो। ऐसे करते हुए हम भाग 5 तक पहुंच चुके हैं और हमने 5 भाग कंप्लीट कर लिए हमने इंडियन पॉलिटी के। आज हम 6 पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्टेट की गवर्नमेंट से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भाग 6 में लिखा है, जिसमें आपका गवर्नर, फिर आपके जो मंत्री परिषद है स्टेट की, फिर आपका चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, फिर उसमें आपका जो विधानसभा है, विधानमंडल जो बनती है, उसके अंदर विधान परिषद का कैसे गठन होगा, उसके जो सभापति उपसभापति सारों के बारे में दिया हुआ है। किसमें आर्टिकल मतलब कि पार्ट नंबर 6 हो जाएगा। आर्टिकल आपके 152 से लेकर 100 मतलब कि 237 तक चले जाएंगे। इसके 237 तक आपके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो सिर्फ गवर्नर के बारे में। देखो जरा यहाँ देख लो एक बार फिर से, मैं आपको वही तरीका बताऊंगी। जब भी पॉलिटी तैयार करते हो, संविधान आपने पढ़ना है, उसके सारे भाग, कितने भाग है, 22 भाग हैं। यहाँ पे एक कट गया, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो नीचे आ गया। 22 भाग हैं। 22 भाग में से जैसे एक भाग उठाया, उसके 1 से 4 नंबर आर्टिकल, 1 से 4। देखिए जो भाग है ना वो आप ऐसे समझ लो, एक किताब खोलते हो ना आप, उसका चैप्टर है, इसमें 22 चैप्टर है, और जो ये जो अनुच्छेद लिखे हैं ये इसके पेज नंबर है। इस तरीके से याद कर लो। तो हमने 5 भाग इसके कंप्लीट कर चुके हैं और क्विक रिवीजन भी एक वीडियो में, मास्टर वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे भाग 6, जिसका पहला जो दे रखा है वो है गवर्नर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। यहां देखिए भाग 6 है, जिसमें क्या दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। सुनिए, इसके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है टोटल। ये टोटल की बात कर रही हूं। भाग 6 के स्टेट गवर्नमेंट के टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है जी। कहते राज्य के पास, राज्य होता है क्या, वैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, राज्य क्या होता है। कहते एक राज्य के पास एक क्षेत्रफल, एक एरिया डिसाइडेड होता है कि ये तेरा एरिया है, उसकी जनसंख्या और शासन, यह 3 चीजों से करती है। किंतु यह तीनों चीजों से शासन करती है, जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन, ये तीनों चीजें क्या कहलाएंगी, कि राज्य कहलाएंगी। किंतु संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता मतलब आप मुहारे, अपनी पूरी शक्ति, अपना वो नहीं है सारा कुछ इसका, क्योंकि ये केंद्र सरकार के, एक हमारा जो भारत है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है, यूनियन है। तो संप्रभुता कैसे हो जाएगी, फिर तो इसका अलग हो जाएगा अपना अपना स्टेट सबका, है ना। तो संप्रभुता किसी की नहीं होती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जिसका कारण उसे राज कहते हैं। राज्य सरकारें एवं उनकी कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत दिया गया है। बात समझ में आ गई। भाग 6 किससे रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से। आर्टिकल कितने, 152 से 237 तक है। ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या क्या है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, इसमें राज्यपाल यानी कि गवर्नर, उसका आर्टिकल कितना है, 152 से लेकर 162 तक। फिर हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। आज तो हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, जो बाकी इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अंदर आपको मंत्री परिषद देखने को मिलेगी, जो 163 से लेकर 164 के बीच में। राज्य का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जैसे हमने यूनियन गवर्नमेंट में एजी किया था, अटॉर्नी जनरल, वैसा ही सेम एक स्टेट का भी होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। 76 में किया था वो वाला। यहाँ पे सरकारी कार्य का संचालन 166 से 67 तक। राज्य की विधानमंडल के बारे में दिया है यहाँ पे
पार्ट 6 में ये सारी बातें पार्ट 6 में दे रखी केंद्र सरकार के बारे में। कार्य का संचालन कैसे होगा, सदस्य जो एमएलए बनेंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राज्य विधान मंडलों उनके सदस्यों की शक्तियां क्या होंगी, विशेष अधिकार क्या होंगे, विधायी शक्तियां क्या होंगी, वित्तियों के विषय में शक्तियां क्या होंगी, है ना। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या होंगी 213 में लिखा हुआ है। आगे है राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स, स्टेट्स में जो हाई कोर्ट होती हैं उसके बारे में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 214 से 32 तक है। फिर आपके नीचे जो आपकी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे की जो हाई कोर्ट से नीचे के जो आपके कोर्ट होते हैं जिन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं या फिर अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, वो आपका 233 से 237 तक है। यानी कि ये सारी बातें भाग 6 के अंदर दी हुई हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। राज्यपाल, गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख। और हमारे देश का, पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो एक राज्य, कोई भी राज्य ले लो, उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, वो क्या है, राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल है ना, एक स्टेट के अंदर, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया का पूरा जो संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया, हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, गवर्नर होता है। जो ये गवर्नर होता है ना, एक स्टेट का क्या है, सेम टू सेम एज ए जैसे पूरे देश का राष्ट्रपति, वैसे ही एक राज्य का राज्यपाल होता है। उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है राज्यपाल की, जैसे कि एक राष्ट्रपति की पूरे देश में स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं। वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। बिल्कुल जी, मंत्री परिषद की तुलना में उसकी संवैधानिक स्थिति अधिक स्पष्ट है। मतलब इसके पास जो स्थिति है ना, इसकी मंत्रियों से अलग स्पष्ट दी हुई है। कहते राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गठित मंत्री परिषद है उसकी सलाह से करता है। जैसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं। वैसे ही एक राज्य के अंदर 28 राज्य हैं, हर राज्य के अंदर की एक राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, उस राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, वहां का जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी सलाह से काम करते हैं। आगे देखते हैं। कहते जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, 152 से लेके, मतलब 152 से लेके 160 तक है, जिसमें अलग अलग उसकी सारे आर्टिकल दे रखे हैं। वो मैं आपको खोल के करवाती हूँ, ठीक है जी। पहले तो 152 में राज्य की परिभाषा ही दी हुई है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा 152 नंबर में है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 153 नंबर आता है, जिसमें क्या लिखा है भी हर स्टेट का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल है ना, केंद्र सरकार का भेजा हुआ मॉनिटर होता है। समझ के बात, केंद्र सरकार बोलेगी कि आप मेरे मॉनिटर हो, जाओ हर स्टेट में बैठ जाओ, वरना मुख्यमंत्री तो इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। तो केंद्र सरकार का एक तरह से डंडा होता है, मान लो, ये मान लो केंद्र सरकार का डंडा होता है, निगरानी रखने वाला होता है कि जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री परिषद है, वो संविधान के अनुसार ही राज्य को चला रहे हैं या नहीं चला रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी कानून है जो राज्य में बनता है, वो लास्ट में, जैसे विधानसभा में पास हो गया, अगर विधान परिषद है उस स्टेट में, बाईकैमरल वो स्टेट है, तो राष्ट्रपति, उसके गवर्नर के सिग्नेचर के बिना वो कानून नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जो है राष्ट्रपति का एक भेजा हुआ डंडा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। वरना तो हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें कुछ भी करती रहेंगी, तो उसका क्या है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। आगे बात समझ में। 153 में क्या लिखा है, राज्यपाल होगा।
और इसकी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं 154 में लिखी हैं। इसकी नियुक्ति, ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, स्टार लगा लो, किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति होती है? 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल के बारे में 156 में लिखा है, इसकी योग्यता के बारे में 157 में लिखा है, और शर्तें 158 में, शपथ इसकी है जो 159 में लिखी हुई है। आगे है 160 में, कहते ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकता है। ऐसी कोई कंडीशन आ गई स्टेट में जिसका मेंशन क्या है, संविधान में नहीं है, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है भी इसको कंट्रोल करो। और वो आर्टिकल कौन सा है? 160 है। तो ये सारे आर्टिकल आपको सीक्वेंस में याद हो जाने चाहिए, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रिक बनाओ, वैसे अगर समझ के करते हो ना वैसी कोई बात ही नहीं है। हमारे बच्चे मार इसी चीज़ में खाते हैं कि उन्हें टीचर्स ने आदत डाल दी, किस चीज़ की? ट्रिक की। वो ट्रिक पे ही जोर डाल लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट को कभी समझ नहीं पाते। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चे, पेपर नहीं क्लियर होता। क्योंकि जो ट्रिक को याद करने पे जोर लगाओगे, ट्रिक एक चीज़ भी छूट गई ना तो सारी ट्रिक का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट समझो कि राज्यपाल है कौन, ठीक है, राज्य में कैसे आता है, क्या वो काम करता है, कौन उसको भेजता है, ये बातें जानना जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक एक आर्टिकल खोल खोल के करते हैं। 161 में 160 तक करवा दिया। 161 में क्या बोला है राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में दी हुई हैं, यहाँ पे 161 में दी हुई हैं राज्यपाल को, ठीक है जी। आगे है राज्यपाल की शक्ति का विस्तार, जो शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। आगे है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, ठीक है जी। क्या है? मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। आर्टिकल 164 क्या बोलते हैं के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है जी। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है, वैसे ही क्या करता है? ये क्या करता है? उस स्टेट के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की क्या है? शपथ भी दिलवाता है। क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी या मंत्री परिषद होता है उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। 1 मिनट बेटा। चलिए शुरू करते हैं आगे, ठीक है जी। तो ये जो आपके आर्टिकल्स हैं राज्यपाल से रिलेटेड है और इनको पूरे ध्यान से आपने याद कर लेना, समझ के ही करना। मैं ये नहीं बोलूँगी रट्टा मारो, कुछ भी करो, मतलब समझ के करना, क्योंकि इस टॉपिक समझने वाला है, ठीक है जी। तो 1 लाइनर सीधे सीधे यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। पूछेंगे कि नियुक्ति 155 में लिखी है, हाँ जी। क्षमादान आपका 161 में लिखा है, ठीक है जी। कार्यपालिका का विस्तार 162 में, ऐसा मतलब ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए। और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। और कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है? 164 के अंदर लिखी हुई है। आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से हमारी हो जाती है डिटेल शुरू। वो तो सिर्फ आर्टिकल थे। 153 में क्या लिखा है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कनाडा से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज वाला चैप्टर है उसमें ये बात मैंने बताई हुई है सारे जो डिटेल में कि किस कंट्री से हमने कौन सी चीज़ को क्या है दूसरी कंट्री से अपने संविधान में लिया है। तो जो राज्यपाल का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से, ठीक है जी। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। हाँ जी, ये भी प्रावधान है कि किसी 2 स्टेट को या 3 स्टेट से को एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है जी, ठीक है। आगे है इस स्थिति में उसका जो वेतन होगा कि जो रहेगा
राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। मान लो सपोज करो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का एक गवर्नर बना दिया। अब वो राज्य बोलेगा कि तू सैलरी दे ज़्यादा दे, वो बोलेगा तू सैलरी ज़्यादा दे, है ना, सैलरी आधी आधी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति क्या है, उसकी सैलरी डिसाइड कर देता है भी कितने % हिस्सा हरियाणा देगा और कितने % हिस्सा पंजाब देगा, क्योंकि दोनों की जो जनसंख्या का डिफरेंस होता है ना, इनकम भी उसी हिसाब से होती होगी फिर, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं जो सरकार अपना कलेक्ट करती है वो जनसंख्या पे आधारित रहेगा, तो फिर क्या फर्क ना रहे, इसलिए ये निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है भी दोनों स्टेट में से किसने कितना हिस्सा देना है उसकी सैलरी का। और सैलरी कितनी होती है, 3.5 लाख होती है, वो आगे भी करवाऊंगी। अनुच्छेद 154 क्या बोलता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है जी, राज्यपाल क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान होता है, किंतु वह औपचारिक प्रधान है। पता आपको भी है, औपचारिक है, फॉर्मल है, जस्ट औपचारिक है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। 155 में क्या कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। एक बात, ये हिस्ट्री की स्टार लगा लो, समझा इसलिए रही हूं, पता होना चाहिए भी। संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने बोला कि जो ये राज्यपाल है ना, इसके ना चुनाव होना चाहिए, जैसे हम मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं ऐसे चुनाव होना चाहिए। ठीक है जी, किंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। लेकिन क्या बोला, संविधान सभा ने इसको एग्री नहीं किया। और वो कौन कौन से लोग थे जो चाहते थे कि राज्यपाल का क्या इलेक्शन होना चाहिए, वो थे आपके कृष्णमाचारी, जीवी पंत तथा जी.बी. खैर आदि सदस्य निर्वाचित इलेक्टेड राज्यपाल चाहते थे कि निर्वाचन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, के पक्ष में थे। जबकि अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और B.R. अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, इसकी तो नियुक्ति ही होनी चाहिए। संविधान सभा ने कनाडा की संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किया। और ये बात भी कि राज्यपाल इलेक्टेड नहीं, सिर्फ नॉमिनेटेड होगा, है ना। ये बात कहाँ पर लिखी है, 155 के अंदर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आइडिया हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। कहते राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है जी, जो कि राज्य का प्रमुख होता है, होने के साथ साथ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। समझो बात को, जैसे केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति कर दी, तब जी ये जिस स्टेट में जाएगा, एक तो उसको ध्यान रखेगा, ठीक है जी, उसका प्रमुख बन जाएगा, हेड बन जाएगा। दूसरा, ये केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बताया ना कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है जी, आगे है, इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका, 2 भूमिकाएं निभानी होती हैं इसको, एक तो राज्य को संभालना है, एक केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करना है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि राज्यपाल है नंबर 1 संविधान का प्रमुख, नंबर 2 केंद्र का, संघ का प्रतिनिधि, हाँ जी ये भी ठीक है, नंबर 3 कुछ और दे देंगे, नंबर 4 में बोलेंगे इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों इनमें से। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और संघ का, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे, 7वें नंबर का जो संशोधन हुआ था 1956 में, 1956 में, क्या बोला गया उसमें, क्या बोला गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति की भी योग्य होता है। राज्यपाल का कार्यकाल, जो आगे मैं करवाने वाली, सुनो ध्यान से,
पहले ना 1956 से पहले कितने साल, लगभग 5 साल ही हुए होंगे हमें, संविधान तो लागू 1950 में ही हो गया था हमारा, तब से बात कर रहे हैं। कहते जब तक क्या था भी एक स्टेट का एक ही होना चाहिए गवर्नर, ठीक है जी। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया 7वें नंबर का 1956 में, और क्या कहा गया भी एक राज्यपाल 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, और एक राज्यपाल को दोबारा भी गवर्नर बनने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 156, इसमें क्या है, कार्यपाल, इसका कार्यकाल भी कितना टाइम ये रहेगा, कितना टाइम ये रहेगा। कहते राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, पद धारण करता है, ठीक है जी। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है ये पद धारण कर लेगा। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों तक, 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके वह पद खाली कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान में नहीं है। 3 बातें समझ में आई। एक तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होगा, और राज्यपाल ने अगर अपना त्याग पत्र देना तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। भाई राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, उसको राष्ट्रपति को ही जाके बोलेगा भी मैंने जाना है। बात समझ में आ गई। और इसको जो हटाना की जो प्रक्रिया है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। आपने क्या है, राज्यपाल बनना है, सपोज करो आपने बनना, आप राज्यपाल बनना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी 157 में लिखी है और शर्तें 158 में लिखी है, दोनों इकट्ठे हैं आपके। शर्तें कहाँ लिखी हैं, 158 में, और योग्यता आपकी 157 में लिखी हुई है। तो सुनो ध्यान से, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, हम कब कह रहे नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 व्यक्ति आपको जो आपका इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ने को मिलेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों को ही 35 वर्ष की आपकी उम्र चाहिए। और आपका सुनो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों को कितनी उम्र चाहिए, 35 साल, ठीक है जी। राज्यसभा का मेंबर बनना है आपने, और विधान परिषद बोली, ध्यान से सुनना, उम्र चाहिए आपको 30 साल की, ठीक है जी। आपने लोकसभा का मेंबर बनना है, आपने विधान सभा का मेंबर बनना है, कितनी, 25। ये बातें, ये 3 चीजें आपने दिमाग में बिठा लो, बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, उसकी उम्र कितनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी चाहिए, सीधी सीधी बात रखो। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रही है विधान परिषद क्या बीमारी है। सुनो, जैसे हमारी केंद्र सरकार बाई कैमरल है, जिसमें बाई कैमरल का मतलब होता है 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, वैसे ही स्टेट को भी प्रावधान है कि उसमें भी एक राज्यसभा, विधान परिषद और एक विधान मंडल होना चाहिए, ठीक है जी। और ये राज्य की इच्छा के अनुसार है। विधान परिषद का जो है कंसेप्ट वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। देखिए मान लो ये है पंजाब, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद नहीं है, और हो सकती है अगर स्टेट चाहे तो। अब ये अगर जिस स्टेट के अंदर ये दोनों हैं तो उसे बोलते हैं बाई कैमरल। बाई का मतलब होता है 2, कैमरल, ठीक है जी, बाई कैमरल स्टेट होती है वो। हमारी यूनियन गवर्नमेंट तो है ही बाई कैमरल, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या होगा भी, अगर आपने विधानसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र चाहिए आपको 25। अगर विधान परिषद का मेंबर बनना है तो उम्र चाहिए 30 वर्ष की। देखिए जो ये विधानसभा है ना स्टेट के अंदर, और केंद्र के अंदर लोकसभा लगभग सेम ही है, ठीक है जी। यहाँ पर राज्यसभा और यहाँ पे विधान परिषद दोनों सेम ही होती है, ठीक है जी। इस बात को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े, कहते किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी पर।
मंत्री हो सकते हैं, मंत्री वगैरह, मतलब कि मंत्री भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका ना जो ये पद है, मतलब मंत्री वैसे अपने आप को सेवक बोलते हैं अगर वो मंत्री है किसी का, तो पहले वहां से त्याग पत्र देना होगा उसको, मतलब शपथ ग्रहण करने से पहले। सुनो ध्यान से, कहते किसी लाभ के पद पे ना हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य भी नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो ध्यान से कैसे, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद ग्रहण करता है, तिथि के उस तिथि के उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त माना जाएगा। अगर मान लो बाय चांस वो किसी संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, या फिर वो कोई विधान परिषद या विधान सभा का मेंबर है, तो उसका पद खाली मान लिया जाएगा अगर वो एज ए गवर्नर नियुक्त हो जाता है। या सिंपल कंडीशन में कोई भी ऐसा जो होते हैं ना मंत्री वगैरह, दूसरा पद ग्रहण करते समय पहले से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है जी, शपथ ग्रहण करने से पहले ऐसा करना होता है। आगे देखते हैं, कहते राज्यपाल के लिए शर्तें, वह संसद या विधान मंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे है, वह राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। सुनो ध्यान से, वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, बनेगा भी जिसका क्या है वो निवासी है। अब तो इसमें चेंज आ गया, वैसे बदलाव कर दिया गया, अब तो ऐसा नहीं है। पहले ऐसे होता था कि अगर मान लो जैसे मैं पंजाब से हूँ, मुझे अगर गवर्नर बनना है तो मैं पंजाब की गवर्नर नहीं बन सकती, मैं किसी और स्टेट की बन सकती हूँ। ठीक है जी, नहीं रहना चाहिए, ये आपने चीज़ को ध्यान में रखना। मैं पंजाब की गवर्नर अगर बनना चाहती हूँ तो मैं मतलब कि पंजाब से मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, मैं किसी और स्टेट से होनी चाहिए। आप जब भी देखना, आपके जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो आपकी स्टेट के बेसिकली नहीं होते, वो किसी और स्टेट के होते हैं, आपकी स्टेट से वो नहीं होंगे, वो किसी अदर स्टेट से होंगे। आगे है 159, कहते राज्यपाल को शपथ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो इसको, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है बेटा। देखो आपके दिमाग में ऐसा होता होगा कि जैसे राज्यपाल की नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने की, राष्ट्रपति को ही वो अपना त्याग पत्र दे रहा है, तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता होगा? नहीं जी, राष्ट्रपति अकेला उसकी नियुक्ति कर देता है, फिर वो अपना बक्सा उठाता है, उस राज्य में पहुंच जाता है। उस राज्य में पहुंच गया तो वहां जाएगा सीधा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है, उसके बोलेगा कि राष्ट्रपति ने मेरे को नियुक्त किया है, ये मेरा पत्र है, मतलब समझाने की कोशिश, जस्ट समझाने की कोशिश कि मेरे को आपके राज्य का क्या बनाया गया है, गवर्नर बनाया गया। तो उस हाई कोर्ट का, संबंधित हाई कोर्ट का, जैसे मान लो मेरे को पंजाब का गवर्नर बना के भेज दिया राष्ट्रपति ने, तो मैं आऊंगी और हाई कोर्ट का जो जज है, पंजाब की जो हाई कोर्ट है, उसका जज मुझे शपथ दिलवाएगा। बात समझ में आ गई? 160 क्या कहता है, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या है, राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, स्टेट इमरजेंसी या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो मतलब कि कोई भी ऐसे हालात पैदा हो गए राज्य के कि जो अनियंत्रित में नहीं है, सरकार के, मुख्यमंत्री के, मंत्रिपरिषद के सरकार में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा, भाई तू कंट्रोल कर इसको। आगे 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आप कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो किस आर्टिकल में, आपने ये बतानी है। कहता है कि जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, यह फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है जी, आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर दो। हम बोलते तो बहुत हैं कि हाँ जी 160 उसमें 1 में दे रखा है क्षमादान का, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे आपको फांसी की सजा है किसी व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कुछ भी ऐसा है, या फिर उसमें कोर्ट मार्शल लगा हुआ है, तो उसकी सजा माफ नहीं हो सकती। ठीक है जी, आगे है 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन कर सकता है, राज्यपाल करेगा। कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे देखते हैं,
हाँ जी, राज्यपाल के वेतन और भत्ते की बात करते हैं कि जैसे राज्यपाल बन के आया, राष्ट्रपति ने भेज दिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको शपथ दिलवा दी, अब वो यहाँ पे काम करेगा, कड़ी का काम करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में राज्य का क्या संवैधानिक प्रमुख कहलाता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री ही होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य प्रलिब्धियां, बाकी खर्चे सारे निर्धारण कौन करता है, संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। ठीक है जी, कहते हैं सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपाल की प्रलिब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 2008 के तहत राज्यपाल को वेतन कितना 36,000 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया था। उसके बाद भी हाल ही में, लेकिन अभी अभी जो बजट 2018-19 में राज्यपाल के वेतन 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो करंट जान लो कितनी सैलरी मिलती है इसको, 3,50,000। कहते राज्यपाल का जो वेतन है और जो भत्ते हैं वो कहां से, उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं हो सकते। ये बात समझ लो कि राज्यपाल के जितने भी आपके वेतन भत्ते हैं वो इसकी जब तक ये रहेगा तब तक कम नहीं किए जा सकते। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। राज्यपाल के वेतन में भत्ते राज्य की संचित निधि से, ये अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार भी। कहां से, राज्य की संचित निधि से भी दिया जाता है, पर भारित होते हैं। राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान की भी अधिकार नहीं होता। समझे भी, जैसे राज्य की संचित निधि से पैसे निकलवाने के लिए पहले जो राज्य की विधान सभा होती है उसमें मत डाला जाता है ना, वोटिंग करवाई जाती है, सारी प्रक्रिया चलती है, तब पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन जब राज्यपाल की सैलरी, गवर्नर की सैलरी निकाली जाती है तो उसका मत का अधिकार नहीं होता, जस्ट मिल जाती है उसको। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन तथा भत्ते उन राज्यों के मध्य अनुपात में आवंटित किया जाता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा। सपोज करो ये आपका हरियाणा है, ये आपका पंजाब है। ठीक है जी, अब क्या करेगा, इन दोनों को मान लो एक ही गवर्नर है, तो राष्ट्रपति कह सकता है भी हरियाणा इसको देगा, पंजाब इसको देगा 60% और ये देगा इसको 40%। ठीक है जी, इस तरह से मतलब कि सैलरी का अनुपात ये बना देता है कौन, राष्ट्रपति, अगर एक से अधिक राज्यों का वो गवर्नर बनाया जाए तो बात समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 158 क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। राज्य निशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। इसको भी अलग से क्या आवास मिलता है, मतलब अलग से सरकारी आवास मिलता है और बहुत सुंदर होता है। राज्यपाल के विशेषाधिकार, अब ध्यान से सुनो, ये व्यक्ति क्या है, राज्यपाल बन के आ गया, कौन कौन से इसके आर्टिकल है, इसका पद के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। ठीक है जी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी कोई वैसे डाउट तो कोई रहने वाला ही नहीं है, नहीं रहने वाला बच्चे, आप कर लोगे। अब इसके पास कोई विशेष अधिकार तो होंगे, इतना बड़ा पद इसको मिला है, 3.5 लाख सैलरी मिल रही है, इसके अधिकार क्या है, सुनो ध्यान से। कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति व राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब जब ये इसका टेन्योर था, इसने कोई काम किया तो उसके लिए इसको न्यायालय में खींचा नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। आगे है, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। कौन सा मुकदमा, सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। कब, जब वो पद के ऊपर है। किंतु इसके लिए भी निम्नलिखित 3 शर्तें होंगी। मतलब कि अपराधी मुकदमा नहीं चलाएंगे भाई, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है, सुनो ध्यान से। कहते राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है जी, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। ओके जी, सूचना में पक्षकार का नाम,
पता, कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नहीं है। उस क्या कहा गया कि राज्यपाल को जो हम विशेष अधिकार दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वे संविधान में जो बातें लिखी हैं उसका उल्लंघन करें। जो भी इसने डिसीजन लेना वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान का उल्लंघन नहीं करना इस बंदे ने, ठीक है जी। और कौन से केस चलाए जा सकते हैं? अगर मान लो सिविल मुकदमा चल सकता है, आपराधिक मुकदमा नहीं चलता। उसके लिए 3 कंडीशन, राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। ऐसी राज्यपाल सूचना देगा, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, ठीक है जी। सूचना में पक्षकार का नाम, पता तथा कार्यवाही की प्रकृति का विवरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका की शक्तियां, राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान क्या है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है, परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य या फिर आपातकालीन शक्तियां नहीं होती। देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो एक स्टेट में जो राज्यपाल है वो सेम टू सेम ऐसे होता है जैसे देश का राष्ट्रपति होता है। अब इसके पास भी शक्तियां बराबर की हैं, लगभग 3 शक्तियां बराबर की नहीं है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां होती हैं, चीफ कमांडर कहलाया जाता है वो आर्मी का, ठीक है जी। और दूसरा जो आपातकाल है वो लगाने का सिर्फ किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को है। और डिप्लोमेट की शक्तियां किसके पास हैं? वो भी राष्ट्रपति के पास हैं। तो बाकी सारी जैसे कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ठीक है जी, न्यायिक शक्तियां इसके पास हैं। आगे देखो, कितने संविधान राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान करता है जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। समझ लेना इस चीज को। राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती हैं। जैसे राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी जो कार्यवाहियां हैं वो संबोधन किसको होता है, किसके नाम से चलती हैं? सारी की सारी राज्यपाल के नाम से। राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से, फॉर्मेलिटी रूप से, लिखित रूप से किसको संबोधन या किसके नाम पे होती हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। और वास्तविक शक्तियां कौन इंजॉय करता है? मुख्यमंत्री करता है। डिसीजन तो सारे उसके ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राज्यपाल की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 164 में क्या लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है जी। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बात को समझो। जैसे पंजाब में 117 सीटें हैं। पंजाब में कितनी है? 117 सीटें हैं। जो विधानसभा की 117 सीटें हैं, ठीक है जी। और उसमें से जो मैक्सिमम सीट जीतकर जो पार्टी आगे आती है उसको राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में उसके जो लीडिंग होता है, लीडर, जो प्रमुख नेता होता है, उसे क्या नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री। अब बात समझो, हम जो रेजिडेंट होते हैं ना, नागरिक होते हैं, हम क्या करते हैं? हम एज ए MLA चुनते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, उसको हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विधानसभा में जाने के बाद और प्रधानमंत्री लोकसभा में जाने के बाद बहुमत प्राप्त किए गए दल के नेता को, जो सेंटर में लोकसभा में क्या है, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। तो हमने जब वोट दिया भगवंत मान को, वो क्या था? एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए MLA दिया, उनकी पार्टी बहुमत में आ गई। अब बहुमत में आने के बाद हमारे यहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया भाई? लीडिंग जो प्रमुख नेता है उसको क्या बनाया? चीफ मिनिस्टर बना दिया। और चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद नियुक्त कर दिया, चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर जैसे वो क्या करेगा? रिकमेंड करेगा भाई इतने, इसको क्या बनाया जाए?
अपना शिक्षा मंत्री बनाया जाए, इसको वित्त मंत्री बनाया जाए, इसको सड़क व परिवहन मंत्री बनाया जाए। तो बाकी मंत्रियों का नाम सुजेस्ट कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। तो इस तरह को चीज़ों को समझो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा एवं अन्य मंत्रियों को क्या है? पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि राज्यपाल का क्या है, उनको इच्छा अनुसार वो अपने पद पे बने रहेंगे। कहते झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये नोट कर लेना, ये कौन सा है? इनमें जनजातियां ज्यादा होने के कारण ऐसे जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़े। राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। अब बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम कर रहे थे भाग 5 राष्ट्रपति कर रहे थे, राष्ट्रपति एजी को नियुक्त करता है, कैग को नियुक्त करता है ना, और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है, यूपीएससी के हेड को नियुक्त करता है। ऐसे ही एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर जो राज्यपाल है ना, वो भी नियुक्तियां कर सकता है, उसके पास अधिकार है। सुनो कौन कौन सी? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल का पद है, राष्ट्रपति का क्या है? वो कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है जी। वैसे ही एक राज्य के अंदर राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल होता है, जो राज्य सरकार को क्या करता है? उसको कानूनी सलाह देता है, ठीक है जी। तो वहां पर अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। स्टेट पीसीएस जो होता है अपना, स्टेट पीसीएस की जितने भी अधिकारी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका। आगे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व अन्य अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक है जी। सुनो मेरी बात ध्यान से। इलेक्शन कमीशन दो तरह के होते हैं, एक तो केंद्र वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, दो ही होते हैं। देखिए जो सेंटर वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सारे इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है जी, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषद के भी करवाता है। लेकिन जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट है ना, इलेक्शन कमीशन है, वो सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड के इलेक्शन करवाता है। बात समझ में आ गई? आपको ये जब मैं इलेक्शन वाला चैप्टर आएगा तब भी बड़ा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कितने तरह के हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह के। यूनियन लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे इलेक्शन वो करवाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, स्टेट्स के अंदर भी, और यूनियन टेरिटरी जो हमारी जैसे मान लो दिल्ली, पुडुचेरी है, उसके भी, ठीक है जी। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होती है वो सिर्फ राज्य की ग्राम पंचायतों, ग्राम जो ब्लॉक समिति होती है उसके, और अपना जिला परिषद, इसके इलेक्शन करवाती है। नगर पालिका, नगर परिषद, इसके इलेक्शन कौन करवाता है? नगर निगम के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट करवाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य होंगे, उनका भी कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसके उप कुलपतियों, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी यही करते हैं। राज्य जो है वित्त आयोग का गठन करता है, जो फाइनेंशियल हमारा आयोग होता है ना राज्यों के अंदर, उसका भी गठन करता है। राज्यपाल राज्य न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, सॉरी, राज्यपाल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे भी, हाई कोर्ट तो स्टेट लेवल पे है ना, तो उसकी जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उसको रिकमेंडेशन कौन करता है? राज्यपाल करेगा, ठीक है जी। क्योंकि सीधा सीधा आप केंद्र सरकार का डंडा देखो है,
बहुत रोल है हमारे यहाँ पे। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी है, हटाने का अधिकार भी किसको है, राज्यपाल को दिया हुआ है। तो इस बात को आपने ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियां, विधायी मतलब कानून बनाने संबंधी। विधायी क्या होता है, कानून विधान संबंधी जो शक्तियां राज्यपाल को क्या क्या मिली, सुनो ध्यान से। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। राज्य की जो विधायिका का अभिन्न अंग है, देखो राज्य विधानमंडल बनता कैसे, विधान मंडल, विधानमंडल जैसे क्या है, साइड में लिख देती हूँ, यूनियन गवर्नमेंट में सेंटर में क्या, संसद। संसद किससे बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्लस प्रेसिडेंट से। ये तीनों अंग होते हैं किसके, संसद के। किसके अंग है, संसद के। इसी तरह से विधानमंडल के अंग कौन होता है, सुनो ध्यान से, विधान सभा, विधान परिषद प्लस आपका गवर्नर। ठीक है जी, आई बात समझ में, कौन कौन है। विधानमंडल में विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगी और प्लस गवर्नर। तो जब विधानसभा है इसकी क्या स्थिति, बिल्कुल लोकसभा की तरह है। विधान परिषद की स्थिति किसकी तरह है, राज्यसभा की तरह है। गवर्नर की स्थिति स्टेट में कैसे है, एक प्रेसिडेंट की तरह ही है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हैं, आपको ये समझना बच्चे। आगे बढ़े, देखो यदि विधान मंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। अब आपका सिर में दिमाग घूम जाएगा, सुनो ध्यान से। जो विधान सभा है वो हर राज्य में है, ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स। विधान परिषद सारी स्टेट में नहीं है, ओनली 6 स्टेट। ऐसा क्यों भाई, ये राज्यों की सरकार पे डिपेंड करता है, राज्य सरकार पे डिपेंड है। चाहे तो वो अपने राज्य को दो सदन का बना ले, चाहे 1 सदन का बना ले। ये राज्यों पे टोटली डिपेंडेंट है कि वो अपने राज्य को 2 सदन का बना ले और या फिर 1 सदन का बना ले। 1 सदन को बोलते हैं यूनिकैमरल। क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल, यूनिकैमरल। 1 हाउस, अगर एक ही हाउस है तो उसे बोलते हैं यूनिकैमरल। और बाईकैमरल, अगर कोई स्टेट में 2 आपके हाउस हैं, बाईकैमरल। ठीक है जी, बाईकैमरल, तो यहाँ पे 2 हाउस हो जाएंगे, 2 हाउस। और ये सारे राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, आपका यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। पहले जो अपना जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन अब वो क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अच्छा एक बात बताओ, जो बाईकैमरल, एक बाईकैमरल का जो आइडिया है हमने किस सरकार से लिया है, मतलब किस कंट्री से हमने वो आइडिया उठाया, आपने कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से आप समझ गए। कहते हैं अगर मान लो सपोज करो कोई ऐसा स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश में मान लो ऐसा स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसमें क्या है, दोनों हाउस है, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। अब इसकी सीटें इसका तो इलेक्शन होता है, ठीक है जी। और विधान परिषद जो है बिल्कुल राज्यसभा की तरह होती है। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है, वैसे ही एक स्टेट के अंदर जो अपना गवर्नर है वो इस कुल सदस्यों का 1/6 भाग को क्या करेगा, नॉमिनेट कर देगा। अब ये सीटें भी है ना, सीटें भी हर स्टेट की अलग अलग होती हैं, हर विधानसभा की सीट अलग होती है हर स्टेट के अंदर, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। और उसी तरह से विधान परिषदों की सीटें भी क्या हैं, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए किसी स्टेट की विधान परिषद की सीटें कितनी, 60 हैं। कितनी सीटें, 60 सीटें किसी विधान परिषद की, ठीक है जी। तो अपना जो ये है गवर्नर, तो उसमें से 1/6 हिस्सा, ठीक है जी, कितना हो गया, 60 का 1/6 करो जरा,
10 मेंबर को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। सेम जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, वो भी कहाँ से होंगे, कला से, विज्ञान से, कोई आंदोलन से, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, कुछ ऐसे लोगों को क्या है राज्यपाल नियुक्त करता है। कहाँ पर, विधान परिषद में। जब मैं आपको अलग से चैप्टर कराऊंगी ना, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, सारे मैं बड़ा डिटेल में कराऊंगी फिर भी, लेकिन आपको नॉलेज यहाँ पे बेस क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर से देखते हैं। कहते हैं राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेशन होते हैं, ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा में, वैसे ही स्टेट के अंदर भी होते हैं। वहां पे राष्ट्रपति उनको बुलाता है, खत्म करता है, स्त्रावासन करता है, अर्जन करता है, मतलब वो तो चलो स्पीकर करवाता है। वैसे ही राज्यपाल क्या करता है, स्टेट के अंदर सेशन को बुलाता है और समापन करता है। ठीक है जी। सदन को विघटित भंग भी कर सकता है कौन, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है जी। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है, कानून बनता है, जब उस पर क्या हो, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो। मान लो कोई सदन यूनिकैमरल है, एक ही हाउस है, कोई स्टेट एक ही हाउस, उसमें एक हाउस है, वहां पर कोई कानून बनाना है तो वहां के जो मेंबर होंगे उसको मत देकर पास कर लेंगे, तो वो साइन करने के लिए किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। अगर मान लो किसी स्टेट में 2 हैं सदन, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो दोनों में पास होने के बाद फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास पास होने के लिए। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि कोई भी राज्य में कानून तब बनता है जब राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के सिग्नेचर। राज्यपाल किसी विधेयक, यदि वह विधेयक धन विधेयक है तो को अनुमति देता है, नहीं भी दे सकता, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। देखिए किसी विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है, सिर्फ धन विधेयक, मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल में ये कुछ नहीं कर सकता, मनी बिल को छोड़कर बाकी जो किसी बिल पे है अपनी अनुमति देने से ना भी कर सकता है, लेकिन मनी बिल को तो देनी पड़ेगी इसको, या फिर किसी विधेयक पे रोक लगा ले, या फिर राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति से डिस्कस करने के लिए बचाव रखे उसको। राज्यपाल दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है। दोनों सदन, अगर कोई स्टेट में 2 हाउस है, दोनों हाउस को क्या करेगा, कॉल करेगा, है ना, मीटिंग के लिए। अगर एक है तो एक को कॉल करेगा। आगे देखते हैं। ये विधानमंडल के गठन तत्काल बाद वाली पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से आरंभ किया जाता है। किसी राज्य में जब नई नई विधानसभा बनती है तो वहां का जो पहला संबोधन होता है, पहला अभिभाषण होता है, वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किसी पहले साल की जो पहली मीटिंग होती है, जैसे पहला अपना सेशन होगा, तो उसकी शुरुआत भी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति, देखना बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब सपोज करो किसी राज्य में कोई कानून बनाने की सख्त जरूरत है, लेकिन उस समय पे सेशन नहीं चल रहा और कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। सुनो ध्यान से, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। कहां पर, 213 के अंदर है। ठीक है जी। और राष्ट्रपति को कितने के अंदर थी, 123 के अंदर अध्यादेश जारी करने की। प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां पे लिखी हुई है, आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल को 213 में स्टेट के अंदर। ठीक है जी। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है जो उस समय प्रयोग की जाती है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं रहा या नहीं चल रहा। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब इसलिए अध्यादेश ऐसा बनाना है जो पूरी कंट्री को प्रभावित ना करे। बात समझ में आ रही है भाई? जो राज्यपाल है वो एक स्टेट का रिप्रेजेंट, स्टेट को संभाल रहा है, तो कानून ऐसा ही बनाना है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो हो, राज्य सूची में दिया हो। ऐसे पे ना बना दे जो देश को प्रभावित करे, यूनियन लिस्ट में से कोई टॉपिक हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। ये विधानमंडल के गठन तत्काल बाद वाली पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से आरंभ किया जाता है। किसी राज्य में जब नई नई विधानसभा बनती है तो वहां का जो पहला संबोधन होता है, पहला अभिभाषण होता है, वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति, देखना बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
बात समझ रहे हो? राष्ट्रपति बना सकता है, लेकिन जो राज्यपाल है वो एक स्टेट का है, तो उसे जो कानून अध्यादेश जारी करना है वो वैसा होना चाहिए जो राज्य के बारे में संविधान में लिखा है। ऐसा ना हो अपनी मर्जी से किसी भी दे पूरे उस पर लागू कर दे या बना दे ऐसा कोई कानून जो दूसरी स्टेट को प्रभावित करे। आगे है, इसका प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के समान होना चाहिए। इसका प्रभाव भी वैसा ही होता है जैसे आप राज्य की विधानमंडल में जो कानून बनाया, जिस किसी कानून का उतना प्रभाव होता है ना, वैसे ही इसके अध्यादेश का प्रभाव मिलेगा आपको। आगे है, अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी करने के 6 सप्ताह, समझ रहे हो, 6 सप्ताह, 6 हफ्ते, ठीक है जी, के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। सपोज करो सेशन चल नहीं रहा था, कानून की जरूरत थी, बना दिया कानून, किसने? राज्यपाल ने। कौन से आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। अब हुआ क्या, 6 हफ्ते यानी कि लगभग 1.5 महीना हो गया आपका, ठीक है जी। 1.5 महीने के अंदर कोई सेशन आ गया, उसमें या तो उसको पास करवा लो, कानून पक्के तौर पे बन जाएगा, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा 1.5 महीने के बाद में, 6 हफ्तों के बाद में। और यही प्रावधान जैसे राष्ट्रपति को 6 महीने का मिला हुआ है, यहाँ पे 6 हफ्ते हैं स्टेट में, वहां पे 6 महीने हैं, ठीक है जी। राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रभाव में, मतलब कि इसको बनाए रखने के लिए, इसको लागू करने के लिए, संसद में पास कराने के लिए, क्योंकि हमारे जो लोकसभा में बोला गया है के लिए प्रावधान है कि एक सेशन 1 साल के अंदर, मतलब 2 सेशन मैक्सिमम होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, अध्यादेश को राज्यपाल स्वेच्छा से जब चाहे वापस भी ले सकता है। अगर इसको वापस लेना है तो ये वापस भी ले सकता है, इसको अधिकार है, ठीक है जी। आगे है, यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों को बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना परवर्ती तिथि से की जाएगी। अब सुनो, विधानसभा ने मीटिंग कर ली, सेशन बुला लिया 15 तारीख से, 15 अगस्त से बुला, 15 अगस्त की छुट्टी होती, चलो आप मान लो 18 अगस्त से, ठीक है जी। और जो विधान परिषद ने और विधानसभा ने बुलाई सेशन कब अपना, सपोज करो 25 अगस्त को, तो जो टाइम स्टार्ट होगा ना आपका वो यहां से स्टार्ट होगा। कहते हैं विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अगर अलग अलग टाइम पे होती हैं, अलग अलग डेट में होती है, तो 6 सप्ताह की जो कंडीशन है वो दूसरी जो लेट स्टार्ट हो रही है वहां से हमें काउंट करना है। बात समझ में आ गई? अर्थात जिस दिन सदन की बैठक बाद में प्रारंभ होगी, गणना उस सदन की बैठक के प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी। तो यहां से आपको गिनना है कितना, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते यहां से काउंट करोगे, हफ्ते। बात समझ में आ गई भाई? किसी स्टेट में अगर मान लो बाई कैमरल है, 2 सभा हाउस हैं, तो मीटिंग सेशन मान लो अलग अलग डेट पे शुरू होगी, तो जो लेट वाला स्टार्ट होगा ना उससे हम 6 हफ्ते काउंट करेंगे, ना कि पहले वाले से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियां, अब फाइनेंशियल पावर क्या क्या है इसके पास वो देखो जरा, पैसों संबंधी। कहते राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कहां पे लिखी है ये बात? 202 में लिखी है। अब बात सुनो, देखिए राज्यपाल क्या करेगा, जो वित्त मंत्री है उस स्टेट का, उसको बोलेगा आप ऐसा करो, आने वाला जो साल है उसका बजट तैयार करके दो। बजट तैयार मतलब आगामी वर्ष का ही होता है, एडवांस होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगली 31 मार्च तक का होगा। उसमें सारा सरकार का खर्च और सारी सरकार की आमदनी का ब्यौरा होता है, ठीक है जी। ये कौन बोलेगा? राष्ट्रपति पेश करवाएगा, मतलब कि सभा में अंदर। किससे पेश करवाएगा? वित्त मंत्री से। कि किसी राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जो फाइनेंस बिल है ना, फाइनेंस बिल, वो पहले आपको क्या है, राज्यपाल को दिखाना होता है, उसके कंसेंट से वो आएगा विधानसभा में। किसी अप्रत्याशित व्यय के अचानक खर्च वाले, मतलब कि जिसके हमें पता ही ना हो, अचानक से कोई खर्चा ऐसा आ गया, किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड से अग्रिम धनराशि निकाल सकता है, एडवांस पेमेंट निकाल सकता है। कहां से? कंटीजेंसी फंड से, स्टेट की कंटीजेंसी फंड से। ठीक है जी, आगे देखते हैं। राज्यपाल क्या है, ग्राम पंचायतों, जितनी भी ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ पर, नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। भी आप लोअर लेवल पे नगर पालिकाएं, जो नगर पंचायतें हैं, उसमें क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानकर वहां पे क्या प्रोग्रेस के लिए क्या करती है, एक वित्त आयोग बनाती है हर 5 साल के बाद। ठीक है जी, और कोई भी अनुदान, ग्रांट देनी, यानी ग्रांट कि बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जो पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद, नगर निगम है, इनको जो ग्रांट चाहिए होती है ना, ये सरकार से लेते हैं, लेकिन वो सरकार से यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं ले सकते। ठीक है जी, आगे है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पे रखता है। अब कैग की बात आ गई यहाँ पर। कैग की बात, मैंने जब कैग का चैप्टर करवाया था ना, आपको एक बात बोली थी, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेकर 151 तक। ये भाग 5 में था, पार्ट 5 में था। ये जो कैग क्या करता है, पूरे देश का और सभी राज्यों, मतलब पूरी कंट्री, केंद्र सरकार का हो गया और राज्य सरकार का, पैसों की जांच रखता है, पैसों की निगाह। चैप्टर कैग वाला डिटेल में कराया, अच्छे समझना। अब ये कैग क्या करेगा, किसी भी स्टेट के, मतलब कि पैसों का जो लेखा जोखा चेक करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है राज्यपाल को देगा, स्टेट की। अगर केंद्र सरकार की देनी है तो वो राष्ट्रपति को देता है। कैग ही क्या करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लेखा जोखा का चेक करता है, कहां से पैसा, कितना पैसा कहां खर्च किया, जितना पैसा जिस काम के लिए लिया था वो किया कि नहीं किया, बेफालतू खर्चा तो नहीं कर दिया। ये सारी बातों की निगरानी कौन रखता है, कैग रखता है। और ये मैंने चैप्टर डिटेल में करा रखा है, प्लीज उस चैप्टर को जरूर देखना। अब ये जो कैग क्या करता है, जो जिस राज्य की इसने चेकिंग की, उस राज्य की रिपोर्ट बना के गवर्नर को पकड़ा देगा और केंद्र सरकार की रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को रख देगा, और राष्ट्रपति उसको लोकसभा में प्रेजेंट कर देगा और जो गवर्नर है उसको विधानसभा में प्रेजेंट कर देगा। ठीक है जी, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर क्या क्या है इसके पास। आपने विधायी शक्तियां देख ली, आपने वित्तीय शक्तियां देख ली इसकी, अब हम देखेंगे न्यायिक शक्तियां। कहते हैं 161 में के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून की विधि के अनुसार समाधान की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी दोषी को दंड को कम कर सकता है। ठीक है जी, वह ऐसा दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि को कम कर सकता है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य होती है। ठीक है जी, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्तियों में अंतर क्या है, सुनो ध्यान से। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह समाधान पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। ठीक है जी, पूरी तरह से क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। ये इनका डिफरेंस है राष्ट्रपति की और राज्यपाल की शक्तियों में। ठीक है जी, तो राज्यपाल आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट पूरा हो ही चुका है। इसके आगे आपका कोई डाउट छूटने वाला नहीं है, तो ये पूरा ध्यान से देखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।